हेलो भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए भाई, जैसा आप सबसे वादा किया गया था, हम आपके लिए लेके आ गए थे 100 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज। तो उसमें आज हम सीखेंगे, देखिए भाई, केमिस्ट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है। देखिए भाई, नीट 2025 का सुपर 100 बैच इज ऑलरेडी लाइव। आपको पता है बहुत कमाल के फीचर्स इस बैच में क्या है। एक तो 100 बच्चों का एक फिक्स्ड बैच होता है, ऊपर से क्या आपको हमसे लाइव पढ़ने का मौका मिलता है, और क्या आपको वीकली मेंटरशिप करते हैं आनंद सर। और ये तो खैर ये तो लिखने वाली बातें हैं। और अंदर की बात बताऊं, कमाल के डीपीपीस, कमाल के नोट्स, सब कुछ आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चंस भर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और डाउट सॉल्विंग, मेजर जो चीज़ है वो है डाउट सॉल्विंग। आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपको टाइम क्या लिखा है, 10 बजे से 7 बजे तक। देखो, तो लिखने के लिए होता है। आपको पता है बच्चे ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि वो कभी भी जब डाउट पूछते हैं, अगर मैं रात को 12 बजे फ्री होता हूँ और मैंने मैसेज देख लिया तो वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाता है, डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो फ्री होने पर डिपेंड करता है। और भाई, और देखो कितना प्राइस है, 5,000 से 1 रुपया कम, 4,999 मात्र। सिर्फ इतने से प्राइस में आपको बहुत कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं भाई। तो तैयार है आप सब लोग, आज का नया कॉन्सेप्ट चलिए जानते हैं क्या है। पहली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या अर्थ है, इसका ये मतलब है चीजों को कंबाइन करने के पीछे कुछ लॉजिक होता है, और कुछ लॉजिक को गवर्न करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। इसका क्या मतलब है, देखो भाई, इसका सिर्फ इतना अर्थ है, जब दो चीज आपस में कंबाइन करेंगी तो उनके कंबाइन करने का कुछ रीजन है उनके कंबाइन करने का, कुछ लॉजिक है उसके पीछे, और उस लॉजिक के पीछे ही कोई रूल या फिर कोई लॉ छुपा होता है। ठीक है भाई, और यही मतलब है क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का। तो एक बार अगर मैं लिखूं उसकी डेफिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये होते हैं these are some rules which govern why, मतलब क्यों, how, why and how लिख देते हैं, why and how two chemicals combine with each other। ठीक है, तो ये रूल्स हैं कि क्यों दो केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। क्या सिर्फ दो ही हो सकते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है, मोर देन टू भी हो सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा केमिकल्स भी होते हैं, आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, तो वो होते हैं किसकी वजह से, वो पूरे के पूरे रूल, सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा गया है, केमिकल रूल, और क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहा गया है। टोटल हमें 5 से 6 पढ़ने होते हैं, एनसीईआरटी में कम है, हमें एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, बस वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा वाला है। उससे पहले एक बेसिक थ्योरी पे आते हैं। देखो भाई, इसका क्या मतलब है, देखो ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास ऑक्सीजन है, तो आपको पता है कि मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास H2O तो बन सकता है, मेरे पास पानी बन सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। लेकिन सिर्फ H2O नहीं, मेरे पास H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकता है। क्या, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो उससे मैं हाइड्रोजन यानी कि पानी भी बना सकता हूं और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता हूं। वो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि मैंने इन दोनों क्या रेशियो लिया है, मैंने क्या कंडीशन ली है इन दोनों की। इसका मतलब इसके पीछे कुछ रूल लगने वाला है, वही रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, 100 साल तक केमिस्ट्री को एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, एक बेहतरीन थ्योरी जिसका नाम था फ्लोजिस्टन थ्योरी, इसने गवर्न किया। किसने गवर्न किया, एक फ्लोजिस्टन थ्योरी ने गवर्न किया। फ्लोजिस्टन थ्योरी क्या कहती थी, वो बोलती थी, देखो सपोज मेरे पास कुछ चीज है, क्या लूं, एक रिमोट लेते हैं। वो बोलते कि ये जो चीज है मेरे पास, अगर मैं इसको जला दूं, अगर मैं इसमें आग लगा दूं, तो ऑब्वियसली ये आधा हो जाएगा। और ये आधा क्यों होता है, वो बोलता है कि ये आधा इसलिए होता है, इसका मास रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर हर एलिमेंट के, हर मटेरियल के अंदर, चाहे वो ये है, चाहे वो आप ये पेपर मान लीजिए, चाहे ये पेपर मान लो, चाहे ये मान लो, हर चीज जो जलती है वो क्यों जलती है, उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है फ्लोजिस्टन। तो फ्लोजिस्टन थ्योरी क्या कहती थी, वो बोलती थी कि चीजें जब भी जलती हैं तो वो एक मटेरियल की वजह से जलती हैं जिसका नाम है फ्लोजिस्टन, और उसका मास हमेशा होता है रिड्यूस। एक बार लिख के बताऊं आपको क्या होता है, लिख के बताऊं,
लिख के बताऊं क्या होता है। फ्लोजिस्टन थ्योरी बोलती है कि व्हेन एलिमेंट्स आर बर्न्ड, जब एलिमेंट्स क्या होते हैं, बर्न होते हैं, ठीक है भाई। व्हेन एलिमेंट्स आर बर्न्ड देयर मास इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एलिमेंट बर्न होगा तो उसका मास रिड्यूस होगा, देयर मास इज रिड्यूस्ड ड्यू टू अ फायर लाइक सब्सटेंस। किसकी वजह से? अ फायर लाइक सब्सटेंस की वजह से, कॉल्ड फ्लोजिस्टन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोजिस्टन, कॉल्ड फ्लोजिस्टन। क्या कहती है फ्लोजिस्टन थ्योरी? कि जब भी हम किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को बर्न करते हैं तो एक फायर लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम फ्लोजिस्टन करते हैं और उसकी वजह से मास हो जाता है रिड्यूस। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या इस बात में सच्चाई है? ये तो ऑब्वियस लग रहा है, दिस इज वेरी ऑब्वियस। सही बात है, अगर ये पेपर है, इफ दिस इज पेपर और मैं इसको जला दूं, अगर मैं जला दूं तो इसका मास तो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये थ्योरी तो ट्रू होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? बताइए जरा, बताइए, इज दिस थ्योरी ट्रू? मतलब ये तो लॉजिक है ना, दिस इज प्योर लॉजिक। अगर किसी चीज को मैं जला दूं उसका मास तो कम हो जाएगा, ट्रू और नॉट, यस और नो, बताइए। देखिए ये ट्रू था काफी टाइम तक ट्रू था ये चीज, बिल्कुल। अब बिल्कुल समझने में भी आ रही है। देखो ये जो थ्योरी काम करी लगभग 100 ईयर्स तक, 100 साल तक ये ट्रू रही। लेकिन फिर क्या कमाल हुआ? देखिए भाई, कमाल हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हुआ क्या? एंटोनी लेवोजियर। 1789। इस आदमी ने क्या कर दिया? इस फ्रेंच साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? इसने बोला ये फ्लोजिस्टन थ्योरी लगती तो कमाल है, तो इसने एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करे, बिल्कुल एब्सोल्युटली एक एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट किया। हाँ, सबका मास कम आएगा, लेकिन ये टकराया एक दिन एक एलिमेंट ऐसा जिसका नाम हुआ सल्फर, यानी कि क्या, एस मतलब सल्फर नाम हुआ इस एलिमेंट का, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम है सल्फर। इसने बोला कि यार मैंने इसको जलाया ना, इसको जब मैंने जलाया, बर्न्ड इन एयर, मैंने सल्फर को जलाया, मतलब एयर में इसको मैंने जलाया। इसने बोला कि मेरे पास मास डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन मास इंक्रीज हो गया। ओ माय गॉड, क्या कर दिया? एक ही झटके में पूरी फ्लोजिस्टन की धज्जियां उड़ा के रख दी इसने। क्यों भाई? सल्फर को आपने जलाया, हर चीज का मास तो कम हो रहा था, इसका कैसे बढ़ गया? हाउ डिड इट हैपन? ये तो बिल्कुल फ्लोजिस्टन के खिलाफ जा रहा है, एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ फ्लोजिस्टन थ्योरी। कैसे हुआ? देखिए भाई, इसने जब बाद में पता चला कि चीजें हुई कैसी, इसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए। इसने देखा कि सल्फर को जब आप ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो आपका SO2 बनता है। क्या बनता है? SO2 बनता है। सिंबल से ना घबराएं, अभी आने वाले हैं सिंबल्स, ऐसे हल्के हल्के याद होंगे। जैसे आज याद हो गया सल्फर का S होता है, ऑक्सीजन गैस का O2 होता है, ऐसे हल्के हल्के याद करना है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो इसने देखा पहले सल्फर का, पहले सपोज X था ना, X था, उसने देखा इसका मास 2X। अरे भाई बाहर बढ़ना, मास बढ़ना छोड़ो, मास डबल हो चुका है, डबल। ये X था, ये 2X हो गया है। ये 32 ग्राम का अगर उसने लिया था तो ये 64 यानी कि 64 ग्राम्स का हो गया है। ओ माय गॉड, इसने ये देखा कि ये हुआ तो हुआ कैसे? देखो भाई, यहीं से अपनी पहली डिस्कवरी आती है। क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहां से? नहीं, उसने बोला भाई हवा में कुछ तो है, और यहीं से आई हमारी पहली डिस्कवरी, पहला एलिमेंट डिस्कवर हो रहा, जिसका नाम था क्या? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। तो लेवोइजियर को क्रेडिट सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, उसके लिए नहीं मिलना चाहिए। किसके लिए मिलना चाहिए? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन के लिए। एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, इसी डिस्कवरी की वजह से। और इस लॉ तो चलो आ गया। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ बोलता क्या? लॉ इज वेरी सिंपल। लॉ ये कहता है कि ड्यूरिंग, वो बोलता है कि जो हमने ये रिएक्शन करी, तो किसी भी
फिजिकल या फिर ये तो देखो, ये तो केमिकल रिएक्शन है, तो ये बोलते सिर्फ ना केमिकल, ऑल्सो फिजिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग भी जो चीज रिएक्ट की है और जो चीज बनी है, रिएक्ट करने वाली चीजों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो चीज रिएक्ट करी है यानी कि रिएक्टेंट्स, उनका मास बराबर होता है किसके, जो चीज बनी है। जो चीज बनती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए भाई, एक बार लिख लेते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। क्या बोलता है ये बोलता है ड्यूरिंग any physical or chemical change, during any physical or chemical change total mass of, राइटिंग तो ठीक हो गई मेरी, total mass of products and reactants रिमेन कांस्टेंट, बोल लो रिमेन कांस्टेंट, या फिर आप इसे सेम भी कह सकते हैं कि वो सेम रहता है। ठीक है, या तो कांस्टेंट या सेम एक ही बात है, क्योंकि वो सेम रहता है ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल। सर केमिकल का तो आपने दिखा दिया, फिजिकल का क्या मतलब है? अरे फिजिकल चेंज का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आपके पास 1 ग्राम आइस थी, आइस उसे पिघला के पानी बनाओगे तो वो भी 1 ग्राम ही बनेगा, सिर्फ इतना अर्थ है। ठीक है भाई, फिजिकल चेंज का, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल प्रोसेस, उसमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वो तो सिर्फ नॉर्मली फिजिकल प्रोसेस से सिर्फ मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो पता चल गया फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का चेंज। और सिर्फ इतना सा ही, इतना छोटा सा ही है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आपको हम ऑब्वियसली सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, हमको इसको बेटर तरीके से और जानना है। तो कैसे जानेंगे? एक क्वेश्चन की मदद से जानते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 12.6 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सर क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट? देखो अभी तो मैं बता देता हूं, बाद में आपको करना पड़ेगा खुद से। सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, इज एडेड टू 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि मेरा कुछ रेसिड्यू बनता है। क्या बोल रहा है कि कुछ इज रेसिड्यू इज फाउंड, एक रेसिड्यू बन रहा है। रेसिड्यू वैसे जरूरी नहीं है कि आपको इन सब चीज का फॉर्मूला पता हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बोल रहा है कि एक रेसिड्यू बनेगा एंड व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज। इसका मतलब रेसिड्यू तो बना है, क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया कि एक CO2 नाम की गैस भी निकली है। ठीक है, अब जरूरी नहीं, अगर ये क्वेश्चन में आपको इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर नहीं पता है कि क्या होता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? देखो बताता हूं। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहा है कि कितना है, 30 ग्राम है, सॉरी 12.6 ग्राम है। कितना है? 12.6 ग्राम है। और एसिटिक एसिड कितना है? ये है हमारा 30 ग्राम। और कह रहा है कि रेसिड्यू जो बना है वो कितना है? रेसिड्यू इज आर 36 ग्राम। और बोल रहा है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकली होगी, तो मैं मान लेता हूं ये x ग्राम बाहर निकली होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख दूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो कहता है कि इस साइड का जो रिएक्टेंट्स है ना, उसका सम बराबर होना चाहिए मास का इस साइड के जो प्रोडक्ट्स है। ये रिएक्टेंट साइड हो गई, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। इसका मतलब ये है कि 12.6 प्लस 30 जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए 36 प्लस x के बराबर। ठीक है, 12.6 प्लस 30 बराबर होना चाहिए किसके? 36 प्लस x के बराबर। तो यहां से मुझे x यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल जाएगा। इतना आसान था। तो कितना हुआ ये हुआ 42.6 बराबर 36 प्लस x। ठीक है, तो x को यहीं रहने देंगे, 36 उस साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42.6 माइनस 36, ये आ गया आपका 6.6 ग्राम। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला एब्सोल्युटली क्लियर होगा और राइटिंग भी अच्छे से समझ में आ रही होगी।